हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए मन लगा के तैयारी कीजिए और फर्स्ट डिवीज़न लाइए और 10,000 का इनाम सरकार की तरफ से पाइए। तो आज का क्लास बहुत ही शानदार और मस्त होने वाला है, क्योंकि हम क्लास 10th का चैप्टर 1 हिंदी लेके आए हुए हैं और बहुत ही बेसिक डिटेल से आपको उतना ही बताएंगे जितना आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसका क्वेश्चन आंसर हम पूरा देख लेंगे, उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। तो पहले कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि मैट्रिक की तैयारी करने के लिए सबसे भरोसेमंद चैनल, जिसका नाम आप लोग बहुत किसी को पता भी होगा और जिन बच्चों को पता नहीं हो वो अपना ध्यान कर लें। ये हमारा चैनल दक्ष पॉइंट चैनल यूट्यूब पे चलता है। इस पे सभी क्लास आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। आपका इसका एक भी पैसा आपको देना नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छा से क्लास कीजिए और अपने दोस्तों को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, क्लास 10th का हिंदी। क्लास 10th का हिंदी है और हिंदी आपको 2 होगा। तो दोनों हिंदी में से पहले हम लोग फर्स्ट हिंदी की याद कर चलेंगे। एक गद्य खंड होता है, एक काव्य खंड होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को हेडिंग दिखाई दे रहा होगा हिंदी, और मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट कुछ बेसिक चैप्टर वाइज जो दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर वाइज में दिया हुआ है कि फुल हिंदी क्लास 10th चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि पहले चैप्टर कौन कौन सा होता है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं जानिएगा तो पता नहीं चलेगा कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन सा नहीं पूछ रहा है। क्योंकि इसको जानिएगा तभी आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगा। यहाँ पे दिया है चैप्टर 1 श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो यही हम लोग को फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं। इनका जो लेखक थे वो कौन थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो और पेज में जाएंगे तो 1 से 8 पेज में आपको मिलता है बुक में। और 20 के दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे 20 के दांत, जिनका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग भारत से हम क्या सीखें। तो किसने क्या, इनके लेखक कौन थे, तो मैक्स मूलर थे। उसके बाद चौथा चैप्टर में देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है। चैप्टर 5 में देखेंगे नागरी लिपि, जो उनके लेखक थे गुणाकर मूल्य। छठा चैप्टर में देखेंगे बहादुर, जिनका लेखक थे अमरकांत। उसके बाद ऐसे ही हम लोग सब चैप्टर के देखेंगे और पहले हम लोग के जो चैप्टर है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट कुछ बेसिक डिटेल जानते हैं, तब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे उसके थ्योरी को देखेंगे। तो कोशिश मेरा यही रहेगा कि आप लोग को क्लासे में ही हम याद करा देंगे, ताकि आप लोग को फिर दोबारा इसको रिवाइज करने में आसानी होगा। तो चैप्टर 1 में दिया हुआ है, चैप्टर 1 में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो चैप्टर 1 में दिया है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा एक निबंध पूछता है क्वेश्चन। इसके पिछला साल भी पूछा हुआ था और आगे आने वाले क्वेश्चन में पूछता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है। इनका लेखक कौन है, तो यहाँ पे दिखाई दे संविधान का जनक भी इनको माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, मध्य प्रदेश में हुआ था। और महू
महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था और इनका जाति जो था वो महार यानी अछूत जाति से क्या करते थे? बिलोंग करते थे। इनका माता का नाम था भीमाबाई, इनके पिता के नाम था रामजी सकपाल। इनका विवाह कब हुआ था? तो 1906 में रामाबाई के साथ हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं, आपको शॉर्ट रिवीजन में आप लोग को काम आएगा। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। उन्होंने मैट्रिक पास किए थे कब? तो 1907 में पास किए थे। इनके 3 प्रेरक थे। पूछता है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का 3 प्रेरक कौन थे? तो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे। प्रथम भाषा सम्मेलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1936 में, लाहौर में हुआ था। तो आगे देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विख्यात भाषण उनके कौन थे, यानी जो मशहूर भाषण थे वो कौन कौन थे? तो द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। पूछता है कि द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन थे? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, तब आप लोग को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद दिया था कि जिसका हिंदी में अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया था, यानी द एनिहिलेशन ऑफ जो कास्ट था और पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे? यह भाषण था, ये भाषण के लेखक कौन थे? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किए थे? तो ललई सिंह यादव ने किए थे। इनका प्रसिद्ध रचना क्या था? हु आर दे शूद्राज, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया। इनका मौत कब हुआ था? तो इनके मौत हो गया था 1956 में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। तो इसको आप चाहेंगे तो फेयर भी कर सकते हैं, फेयर कर लीजिएगा तो और आसान होगा, नहीं तो यहाँ पे आराम से आकर पढ़ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो हम लोग कुछ इसका बेसिक डिटेल जान लेते हैं, तब उसके बाद चलते हैं प्रश्न और उत्तर पे, ताकि आप लोग को याद बिल्कुल आसानी से हम करा दें। तो इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको एक ही क्लास में आपको पूरा डाउट को हम क्लियर करते चलेंगे। अब श्रम विभाजन जाति प्रथा एक क्या है? निबंध है। अब इस सारांश में समझते हैं कि सारांश में होता है कि छोटा से छोटा जो शब्द है ना, यानी पूरा डिटेल को छोटा में समझा देना। तो हम लोग प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक के जातीय आधार पर किए जाने वाले असमानता क्या है? असमानता के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश क्या है? आज के परिवेश में कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं। उनके अनुसार कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा और श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, यानी श्रम विभाजन का दूसरा ही रूप है। लेकिन लेखक का आपतित है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का के रूप लिए हुआ है, यानी आपका जो जाति श्रम विभाजन है ये श्रमिक विभाजन का भी एक रूप है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत में जाति प्रथा श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे को अपेक्षा ऊंच नीच करार देती है। यानी इस बुक में बहुत ही शानदार आप लोगों को जानकारी दिया गया है, ताकि आप लोग का भी दिमाग है जो समझ में आ जाए ताकि क्या क्या हुआ है। लेकिन लेखक कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा के यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि आधारित नहीं है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि व्यक्ति को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार
क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को अपने रुचि क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने का योग्य बनाया जाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा को दूषित सिद्धांत है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर का अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जाति प्रथा का गर्भधारण समय ही मनुष्य को पेशा निर्धारित किया जाता है, जो अन्यायपूर्ण है। अब इसको हम समझाते हैं आप लोग को कि देखिएगा कि पहले था कि अगर कोई यादव है तो इनका जो काम है यानी माता पिता जरी से यानी पहले से जो काम करते आए होंगे वही काम यादव जी करेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे नीचे भी कास्ट में जो लोग आते हैं और वो काम जैसे अगर वो बढ़ई के काम कर रहे हैं तो वो बढ़ई के कार्य करेंगे, यानी जो जिस काम में निपुण है वही करेगा। कलम कॉपी के काम जो पहले से उनके माता पिता करते हैं जो वही करेंगे, ऐसा तो कोई बात नहीं है। अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा को फुटबॉल खेलने का रुचि है, क्या है, फुटबॉल खेलने की रुचि है, लेकिन उसको हम क्रिकेट खिलाएं, क्या खिलाएं, तो क्रिकेट खिलाएं, तो क्या वो बच्चा खेलेगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं खेलेगा, क्योंकि उसके रुचि में है। अगर उसको खेलने के मन है फुटबॉल तो क्रिकेट कभी नहीं खेल सकता है। इतना ध्यान करके आप रख लीजिएगा। तो इसलिए एक गलत बात है कि अगर उनके पिताजी ये काम किए हैं तो उनके बेटा का भी काम करना अनुचित यानी अन्याय है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अनुसार जो अच्छा लगे वो करने की आज़ादी रहे। तो ये सब आज़ादी पहले नहीं थी। अब उसके बाद हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को और आंसर को स्टार्ट करेंगे और एक ही वीडियो में हम आप लोग को पूरा क्वेश्चन आंसर को लिखा देंगे। अब यहाँ पे जाति प्रथा पेशा दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य का एक पेशे में बांध देती। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे का तकनीकी में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों का भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। क्योंकि बात सही है कि अगर मेरे पास अगर एक ही इल्म है कि यही आपको करना है, अगर मान लेते वो काम नहीं चला यानी परिवर्तन नहीं हो पाया तो भूखे मरेगा, क्योंकि वो काम करेगा नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से। इसलिए क्योंकि खास पेशों में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाता है। हिंदू धर्म भले ही वह उस में माहिर या परंपरागत ही क्यों ना हो, अर्थात यदि आप कार्य में कितना भी अच्छा होते हैं तो क्या हुआ, जाति प्रथा के अनुसार आपके माता अपने पिता के पेशा अपनाना पड़ता है। हम बताएं ना कि यानी पिताजी जो कार्य करते आए हैं वहीं बेटा को भी काम करना अनिवार्य हो जाएगा। तो इस पर ध्यान रखना, ये सब उचित नहीं है। लेखक कहते हैं कि भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने के कारण बेरोजगारी होती है। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य में अरुचि रखते हैं। अब जिसको कार्य करने की वो क्षमता नहीं है यानी मन नहीं है, तो आप कितना हो ज़बरदस्ती कीजिएगा तो वो काम अच्छा से कर नहीं सकता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। तो यही था हम लोग को जाति प्रथा के साथ व्यवस्थाओं वश करते थे। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मविश्वास को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना दिया। जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वह अपने पिता के पेशा में बंध जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले का ना दिल लगता ना दिमाग लगता, कोई कुशलता भी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। समाज के
रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिनमें स्वतंत्रता, समता, भाईचारा की महत्व दिया जाए। लेखक भाईचारे की तुलना दूध और पानी के मिश्रण से कहा है। यानी लेखक जी ने जो बात कहे हैं वो कहे हैं कि भाईचारे का जो तुलना है ना वो दूध और पानी के मिश्रण से किया जाता है। ये भाईचारे दूसरे लोकतंत्र कहते हैं। दूसरे भाईचारे को दूसरा लोकतंत्र कहते हैं। लेखक अंत में कहते हैं कि समाज में एक दूसरे की प्रति श्रद्धा, सम्मान की भावना रखनी चाहिए ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत किया जा सके। अब आप इसको अगर एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान नहीं देंगे तो वहीं क्या होगा, हमारे समाज में जाति प्रथा के अंत किया नहीं जा सकता है। और आप सम्मान और श्रद्धा अगर रखते हैं यानी मिल व्यवहार कराते हैं, बगल में रहते हैं, तो आपका जो है ना समाज में जो जाति प्रथा है उसको आप बिल्कुल आसानी से हटा सकते। तो अगर आपके मन में श्रद्धा सम्मान की भावना रखनी चाहिए ताकि समाज में जो जाति प्रथा है उसको हम अंत कर सकते हैं। तो अगले, अब ये तो हमारा बेसिक डिटेल था, हम आप लोग को पढ़ाकर और बता दिए कि क्या क्या था। अब पूछता है उनके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था, माता के नाम क्या था, उनकी जन्म कब हुई, उनकी मृत्यु कब हुई। तो ये सब जानना ज़रूरी है। और ये पूछता भी है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो इस पर भी ध्यान देना है और बताना है। तो हम लोग बिना देरी किए और टाइम व्यर्थ किए बिना हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को जल्दी ख़त्म करेंगे। सभी प्रश्न और उत्तर देखेंगे। लेखक किस विडंबना की बात करते और विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद पोषक। क्या है, जातिवाद पोषक। जातिवाद पोषक समझते हैं, यानी पोषक जो होता है ना, जाति के जो नियम लग गया कि आपको यही पहनना है तो यही पहन सकते हैं, यही काम कर सकते हैं, दूसरा कोई आप काम नहीं कर सकते हैं। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावनाएं रखते हैं। विडंबना का स्वरूप कार्य कुशल के आधार पर श्रमी विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, चूँकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। बात सही है। यानी लेखक का कहना इस बात में है कि कोई व्यक्ति अगर जिस कार्य को करने में सक्षम है उसी के अनुसार उसको कार्य के आधार यानी श्रम विभाजन के रूप में रखा जाना चाहिए। ये नहीं कि वो बिल्कुल मेहनत नहीं करता और उसको श्रम विभाजन यानी इस पद पर बैठा दिया जाए। ध्यान में रखिएगा। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर इसका हो जाएगा, जातिवाद के पक्ष में महान संविधान विद्या डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो ये है कि आपत्तिजनक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमी विभाजन का भी रूप लिए हुए है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि जाति के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या हैं। तो जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसे रुचि हो या ना हो, और वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता। तो यहाँ पे बिल्कुल बात सही कि यानी जिस चीज़ में रुचि नहीं है तो उसको हम वो काम
नहीं देंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। अब उत्तर में हो गया, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमकों के रुचि अथवा कार्यकुशल के आधार पर नहीं होते, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यानी एक भारत ही ऐसा देश है कि यहाँ पे जाति के आधार पे उनको कार्य दिया जाता है, लेकिन अदर देश में ये बात नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं कई क्वेश्चन है, तो ज़्यादा क्वेश्चन अब बचा नहीं है। तो हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या है, इसको भी बारीकी ढंग से पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए। और इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि बिल्कुल एक कॉपी लेकर और इसको फेयर कर लीजिएगा। फेयर करिएगा तो आपको याद करने में आसानी होगा और जल्दी जल्दी रिवीजन भी होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी। हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा और भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण माना जाता है, क्योंकि मानव जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। यानी हिंदू में जो है ना, हिंदू धर्म में उसमें जाति प्रथा का तहत आपको पेशा बदलने की अनुमति नहीं है। यानी इस पेशे में कर रहे हैं तो इस पेशे से दूसरे पेशे में हम नहीं जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा लेखक आज के लोगों में गरीबी और उत्पीड़न की सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने की आज़ादी नहीं होती है। जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता है और मजबूरी में मनुष्य को अपना जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ जाता है। तो ये था हम लोग का पहले जातीय, जो आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। तो लेखक के किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया। लेखक ने पाठ्य के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा के एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, श्रम अरुचि और विवशता में श्रम का चुनना आदर्श तथा सभ्य माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे और ऑब्जेक्टिव देख के इस क्लास को ख़त्म कर देंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो देखिएगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना। महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए। किसी प्रकार का जात पात, छुआछूत और भेदभाव मन में नहीं
होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसे अपनाने से देश की एकता, अखंडता और मजबूत होगी। तो यहाँ तक हम लोग को चैप्टर 1 का जितने भी थ्योरी थे हम लोग पढ़ लिए और उसका क्वेश्चन आंसर भी देख लिए। अब इसका हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं और ऑब्जेक्टिव देख के इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के जो लेखक है कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल था। क्या था? रामजी सकपाल। अब यहाँ पे 3 नंबर देखते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ये हो गया श्रम विभाजन के लिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि जाति प्रथा में बेरोजगारी क्या है? तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है, यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर में जो है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हो गया कि मूक नायक क्या है? यहाँ पर दिया है कि मूक नायक क्या है? मूक नायक, तो मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुआ? तो 1956 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च स्तर की शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? तो न्यूयॉर्क चले गए। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले थे। इनमें से डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में इसको ध्यान से पढ़िएगा ताकि समझ में आ जाए। अब देखते हैं यहाँ पे हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा रहा? तो दूध और पानी के मिश्रण अभी बताए हैं। उसके बाद जाति पाति तोड़ मंडल का भाषण लाहौर के कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये क्या है? निबंध है। हम आप लोगों को पहले बता दिए हैं। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में भूमिका किनका था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। सभ्य समाज की आवश्यकता, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। निम्नलिखित में से रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी के है? तो यहाँ पे देखेंगे द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, और यहाँ पे दिया है हु आर द क्षुद्रास। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन देख लिए। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में दिया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि आधुनिक, क्या दिया है? आधुनिक सभ्य समाज और श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना गया है? ये कुशलता कार्य के लिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस रुचि में होगा काम करने का मन, उसको उसी काम को दिया जाएगा, ना कि उनके पिता के अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब भीमराव किस भाषण का संपादित थे? तो द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। अंबेडकर के पास एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? तो ललई सिंह यादव। हम आप लोग को बता दी हैं। उसके बाद देखते हैं कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद पोषक की कमी। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, सभ्यता और भातृत्व का भाव होना चाहिए, तभी वो समाज सभ्य समाज कहलाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लेखक बेरोजगारों का प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कारण किससे माना जाए? तो जाति प्रथा के। द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज किनकी रचना है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। लेखक को किस युग को विडंबना दिखाई थी? तो जातिवाद में। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित में हुआ था, यानी कि उनकी पैदाइश जो हुआ था दलित परिवार में
हुआ था। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था, तो भीमा बाई था। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो हानिकारक है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपलब्धि कहाँ से, किस धारण कब की, तो 1916 में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में और 29 को देखकर हम क्लास को यहीं पे द एंड करेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो बहिष्कृत भारत। तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, बाबा भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। यानी संविधान का जनक किनको माना जाता है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अभी चैप्टर वन क्लास यहीं पे ख़त्म हो गया। यानी क्वेश्चन से लेकर बाकी सभी, और कोई दिक्कत आपको हो रहा है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7277444036। द एंड हेल्प के नंबर के लिए ले लीजिए। और जो चैनल हम लोग को दक्ष पॉइंट के नाम, अगर एक क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास के बदले हम कोई आपसे फीस नहीं मांगते। बस आपको एक लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मन उत्साह होगा और हम आगे से अच्छा क्लास लेके आप लोग के सामने आएंगे धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।